हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग का सेल चैप्टर है ना, तो सेल चैप्टर में ध्यान देना है। सेल, सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। तो सेल पढ़ने से पहले कुछ बातें को अध्ययन कर लेते हैं। यह है बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञान है। तो थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में देख लेते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो इस ब्रह्मांड में दो ही पदार्थ है, एक सजीव और एक निर्जीव। तो सजीवों के बारे में देखते हैं पहले। सजीवों की उत्पत्ति, जीवन काल, जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया। तो सजीवों के उत्पत्ति, सजीवों के जीवन काल और सजीवों के जैविक प्रक्रिया में अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन। उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। सीधी सी बात समझना है। बायोलॉजी है क्या? तो सजीवों के उत्पत्ति, जीवन काल और जैविक प्रक्रिया के अध्ययन किया जाता है। जैविक प्रक्रिया में जैसे आ गया पाचन, आ गया श्वसन, आ गया है ना, पाचन आ गया, श्वसन आ गया, पोषण आ गया, उसके बाद परिवहन आ गया, उत्सर्जन आ गया, है ना। तो ये सभी का अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्लियर? यानी सीधी सी बात कही जाए तो सजीवों के संपूर्ण जानकारी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो आगे देखते हैं अब। तो यहां पर इस ब्रह्मांड में दो ही पदार्थ का वैज्ञानिकों ने जिक्र किया है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। एक सजीव और दूसरा निर्जीव। तो निर्जीव के बारे में, निर्जीव का निर्माण कैसे हुआ, इस पर पहले चर्चा कर रहा है। निर्जीव का निर्माण कैसे हुआ है? तो इस प्रकृति में, इस प्रकृति के जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि इस प्रकृति में मूलभूत इकाई क्या है, तो क्या बताना है? परमाणु। क्या बताना है? परमाणु। हम निर्जीव के पहले निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकृति में सबसे मूलभूत इकाई क्या है? परमाणु है। परमाणुओं से मिलकर जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अणु। ठीक है। परमाणुओं से जो मिलकर निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अणु। मात्र दो ही स्टेप है निर्जीव के निर्माण के लिए। परमाणुओं से मिलकर जो निर्माण हुआ उसे क्या कहते हैं? है ना। और इस अणु को ही क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जीव। निर्जीव के निर्माण कोई, है ना, कोई बड़ा स्टेप नहीं है, बस दो स्टेप में क्या हो गया? निर्जीव। ठीक है। तो अब हम सजीवों में आते हैं। ठीक है। सजीवों के बारे में देखा जाए तो सजीव के निर्माण के लिए
सबसे सजीव के निर्माण के लिए सबसे जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? सेल है ना। सजीवों के जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण वो क्या है? सेल यानी कोशिका। और कोशिका से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? ऊतक का। यानी टिश्यू का। कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण हुआ? ऊतक का निर्माण हुआ। और ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? अंग का। अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण किया, ऑर्गन सिस्टम। और अंग तंत्र मिलकर सजीवों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? सजीव का शरीर का निर्माण किया, बॉडी का। क्लियर? तो सजीव के निर्माण का सबसे जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? कोशिका है। यदि कोशिका ना हो तो क्या सजीव का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोशिकाओं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करता है, अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है, और अंग तंत्र आपस में मिलकर सजीवों का शरीर का निर्माण करता है, बॉडी का निर्माण करता है। तो कोशिका है ना। तो यहां पर दो बातें समझ लिया, एक सजीव के बारे में और एक निर्जीव के बारे में। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है, सेल जो होता है ना, सेल जो है ना, सेल यानी कोशिका बोलने से बेटर होगा सेल। अंग्रेजी वर्ड का कुछ रुतबा है ना कि कोशिका बायोलॉजी में इंग्लिश का थोड़ा सा ज्यादा वेरिएबल है। तो सेल यानी कोशिका क्या है? सजीवों का मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई मतलब सबसे सूक्ष्मतम कण है। इनके बिना ये बॉडी का निर्माण नहीं हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं सेल क्या है? तो सेल सजीवों के निर्माण के लिए मूलभूत इकाई है। ये स्टेटमेंट लिख लेना है कॉपी में, ठीक है। सेल क्या है? तो सजीवों के जो मूलभूत इकाई होता है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट। क्लियर? उसके बाद देखा जाए तो सेल से ही हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है, यानी सजीव का निर्माण हुआ है। जैसे हाथ है, हाथ का संरचना कई सेलों के मिलने से बना है। पैर की संरचना, स्टमक के मतलब पेट की अमाशय की संरचना है ना। मतलब जितने भी अंग है ये सभी संरचना किनके द्वारा हुआ है? सेल के द्वारा। इसलिए हम सेल को क्या कहेंगे? संरचनात्मक इकाई कहेंगे, है ना। सेल को हम क्या कह सकते हैं? संरचनात्मक इकाई। सजीवों के निर्माण के लिए जो संरचनात्मक इकाई होता है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्लियर? अब यहां यह समझना है सेल कार्य भी करता है। सेल क्या करता है? कार्य।
जैसे मान लीजिए रक्त से यूरिया को निकालना किडनी का कार्य है। तो किडनी के जितने भी कोशिकाएं हैं, किडनी में जितने भी कोशिकाएं हैं वो कार्य कर रहे हैं। फेफड़ा सांस लेने के लिए उत्तरदायी है। तो यदि फेफड़े में जो कोशिका कार्य करना बंद कर दे तो क्या हम लोग श्वसन कर पाएंगे? इसीलिए सेल कार्य भी करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्रियात्मक। इसको लिख सकते हैं अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल यूनिट। और सेल को क्या लिख सकते हैं? क्रियात्मक इकाई। मतलब क्या हुआ? फंक्शनल यूनिट। तो क्या सेल क्या समझ में आ गया? 3 बातें ध्यान देना सेल में। यदि आपसे पूछा जाए सेल क्या है तो क्या वहां से भाग जाओगे कि बताओगे कि सेल क्या है? सेल क्या है? मूलभूत इकाई है। सजीवों का जो निर्माण के लिए जो मूलभूत इकाई, डायरेक्ट बोलना है, सेल क्या है? सजीवों के निर्माण के लिए मूलभूत इकाई है, यानी फंडामेंटल यूनिट है ना। और सेल क्या है? तो संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और सेल क्या है? तो क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट। सेल के बारे में 3 बातें जान के अब हमको आगे देखना है। अभी सेल बिगिनिंग भी नहीं हुआ है, ठीक ना। अभी सेल का सिर्फ परिचय चल रहा है। अब सेल के बारे में देखते हैं कि सेल का शेप और आकृति, शेप और साइज, यानी आकृति और आकार देखते हैं सेल का क्या होता है। क्लियर? सेल का शेप और साइज मतलब क्या? आकृति और आकार के आधार पर देखा जाए तो सेल में कुछ एक चीज समझना है कि हमारे इस पृथ्वी पर 1.8 मिलियन जातियां हैं। कितना है? 1.8 मिलियन क्या है? जातियां हैं। अर्थात 18 लाख। कितना है? वैज्ञानिकों ने कितने जातियों का पता लगाया है? 18। और भी है, वैज्ञानिकों का कहना है और भी है, लेकिन 18 लाख ही इस है ना पृथ्वी पर पता लगाए हैं। कितने? 18 लाख। और 18 लाख का यदि देखा जाए, क्या संभव है पढ़ना सबके बारे में कि सेब कैसा है, इसका सेल का है ना 18 लाख का हम लोग पता लगा सकते हैं? जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो सेल का शेप और साइज की चर्चा करें तो सेल का सबसे छोटी है ना, सेल का सबसे छोटी कोशिका क्या है? यानी सजीवों में देखा जाए सबसे छोटी कोशिका क्या है? शेप और साइज के आकार पे सबसे छोटी कोशिका तो क्या बताना है? माइकोप्लाज्मा। क्या बताना है? ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी पूछा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ऑस्ट्रिच
ऑस्ट्रिच एग है, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग नहीं, शुतुरमुर्ग का। इसका देखा जाए तो 170 लंबाई है और चौड़ाई 135 मिलीमीटर। और एक चीज और बता देते हैं, ध्यान देना है, हमारी जो आंखें हैं 0.1, क्या है, 0.1 मिलीमीटर से बड़ा पदार्थ को ही देख सकते हैं। 0.1 मिलीमीटर से बड़ा है तो हमारी आंखों क्या कर सकता है, देख सकते हैं। यदि इससे छोटा है, यानी अर्थात देखा जाए तो 100 माइक्रोमीटर, 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर, इससे बड़ी होती है तब हमारी आंखें क्या कर सकती है, देख सकती है। और इससे यदि कम है तो हमारी आंखें नहीं देख सकती है, यानी कोशिका इससे छोटी है। आदि एक्सेप्शन में जो है ना, एक्सेप्शन में ये सब आता है, कौन, शुतुरमुर्ग का अंडा। अपवाद है ये, अधिकांश जितने भी कोशिकाएं होती है 0.1 मिलीमीटर से कम होती है, छोटी होती है, इसलिए हमारी आंखें कोशिका को देख नहीं पाती। क्लियर। तो सबसे बड़ी कोशिका ये देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग का जो एग है ये सबसे बड़ी कोशिका है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग, तो क्या बताना है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग नहीं बोलना है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग देखा जाए, मानव शरीर, तो मानव शरीर में देखा जाए तो सबसे छोटी कोशिका देखा जाए, बड़ी पहले चलते हैं, क्या पहले बड़ी चलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए तो कौन है, ओवा है, इसको अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। जो फीमेल बॉडी में पाया जाता है। क्लियर। और ये जो है सबसे जो छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है, क्या है, ग्रेनुअल है। ग्रेनुअल क्या है, ग्रेनुअल, जो ब्रेन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ब्रेन में, मस्तिष्क में। ह्यूमन बॉडी का देखा जाए सेल के बारे में, सबसे बड़ी कोशिका तो ओवा है और सबसे छोटी कोशिका ग्रेनुअल सेल। कौन सेल है, ग्रेनुअल सेल है। पूछा जाए कि ग्रेनुअल सेल कहां पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका तो कौन है, न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन सेल है। ये 5 बातें हमेशा याद रखना सेल की दुनिया में, ठीक है। सेल का शेप और साइज के अकॉर्डिंग सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका ओवा और सबसे छोटी कोशिका ग्रेनुअल सेल और सबसे लंबी कोशिका। तो शेप और साइज के आकार में हम लोग देख लिए हैं, आकृति आकार के अनुसार। उसके बाद हमारे शरीर में, बॉडी में, है ना। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए कि सेल की संख्या कितना होता है, तो शरीर के आकार पर डिपेंड करता है। किसके आकार पर, शरीर के आकार। कॉपी बनाना है, ठीक, जैसे से बता रहे हैं ना वैसे से कॉपी बनाना है, लिख
कॉपी तैयार करना बहुत जरूरी है। तो सेल की संख्या पूछा जाए तो क्या बताना है? शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अब लो हाथी है, क्या है? हाथी है। तो हाथी है तो उसकी कोशिका की तुलना की जाए। अब मान लो कुत्ता है और उसकी कोशिका की तुलना की जाए तो पता नहीं चलेगा कि किसकी कोशिका सबसे ज्यादा होगा, हाथी में भी कुत्ता में। तो सेल की संख्या पूछा जाए तो शरीर के आकार पर निर्भर करता है। क्लियर? आगे बढ़े। तो सजीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सजीवों में कितने प्रकार के? दो प्रकार की कोशिका। एक है यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय। कौन कोशिकीय है? एक कोशिकीय। और दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। क्या इसका थ्योरी देना बहुत आसान है? जिस प्रकार नंबर लिखा हुआ उसी प्रकार बता देना, कोई टेंशन थोड़ी लेना। अब पूछा जाएगा कि यूनिसेलुलर क्या है, तो सजीव के शरीर के निर्माण के लिए एक कोशिका सिर्फ पाया जाता है। जिस सजीव में एक कोशिका पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जी। थ्योरी भी इसी के अकॉर्डिंग है, जिस प्रकार नंबर लिखा हुआ। मल्टी सेलुलर, सजीवों के निर्माण में बहुत सारे कोशिकीय है ना का सहयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लियर? तो आगे हम लोग को देखना है। अब हम लोग को चलना है कि ये सब जो जानकारी प्राप्त हो रहा है कैसे हो रहा है। ये सब जो पता चल रहा है, सेल ऐसे है तो क्रियात्मक इकाई है ना, रचनात्मक इकाई यानी संरचनात्मक इकाई है, या सजीव क्या है? मूलभूत इकाई है। तो 1 पॉइंट इतना से कम वाले को सजीव है ना सेल होता है। इस सेल की आकृति देखा जाए तो 0.1 मिलीमीटर से कम होता है। अब बाद में आता है शुतुरमुर्ग का, है ना। तो ये सब जो हम लोग का पता चल रहा है किनके कारण से? साइंटिस्ट के कारण। तो हम लोग अब है ना वैज्ञानिकों को याद करते हैं 1 बाय 1 करके, कोई दिक्कत? तो वैज्ञानिकों को हम लोग याद करते हैं 1590 में। कितना है? डेट पे नहीं जाना है, ठीक है? डेट पे नहीं, डेट इसलिए बता रहे हैं कि इनका अंतराल पर समझ में आ जाएगा कि सेल की दुनिया यानी सेल का खोज किस प्रकार, कितना समय लगा। डेट पे नहीं जाना है, ठीक है? डेट नहीं पूछा जाता है। तो 1590 में जेड जॉनसन और एच जॉनसन, ये दोनों भाई है। नाम से तो चल रहा है ये दोनों क्या है? तो भाई है। तो जेड जॉनसन और एच जॉनसन ये दोनों क्या है? भाई है। वैज्ञानिक नहीं है, ये चश्मे का दुकान चलाया करते थे। का ध्यान से समझना है। ये दोनों भाई क्या करते थे? चश्मे के दुकान चलाया करते थे और साइंस की दुनिया में बवंडर मचा दिया। कैसे मचा दिया? तो इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज किया था। माइक्रोस्कोप यानी क्या? सूक्ष्मदर्शी। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रोस्कोप का सर्वप्रथम खोज किसने किया,
जेड जॉनसन और ये दोनों भाई एक चश्मे के दुकान चलाया करते थे और साइंस की दुनिया में क्या कर दिया, बवंडर मचा दिया। कैसे? क्योंकि सब प्रथम इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप का खोज किया। क्या इनके मदद से सूक्ष्म जीवों का हम अध्ययन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। माइक्रोस्कोप के बिना सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन कर पाएंगे, यानी सेल के बारे में अध्ययन कर पाएंगे? क्योंकि सेल जो है 0.1 मिलीमीटर से कम है। अधिकांश जो कोशिकाएं होती है, हाँ सेल होती है, क्या होती है 0.1 मिलीमीटर से कम। और ये इससे बड़ी हम लोग देख सकते हैं, इससे छोटी हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों भाई फेमस हो गए। क्लियर? तो बस दो ही बात याद रखना है कि जेड जॉनसन और एच जॉनसन ये दोनों भाई थे, चश्मे के दुकान चलाया करते थे, ठीक है, और माइक्रोस्कोप का सर्वप्रथम खोज किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक और वैज्ञानिक है जो 1665 में, यानी कहने का मतलब क्या, 75 वर्ष, सेल को अध्ययन करने में कितना समय लग गया, 75 वर्ष और आगे गया कालांतर में। तो एक महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया। किसकी खोज की? सेल की खोज। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। ये इंग्लैंड का वैज्ञानिक थे, अंग्रेज। सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और खोज कैसे की? ऐसे तो नहीं हो सकता है कि कहीं झोला लग गया कहीं खोज लिए। इसके लिए तो मेहनत करना हुआ, मेहनत करना पड़ा इनको। इन्होंने कॉर्क, क्या चीज है? कॉर्क। कॉर्क मतलब पेड़ की छाल, पेड़ की छाल। पेड़ की छाल को जितना संभव हो सके इन्होंने चाकू से काट के एकदम अंतिम सिरे तक आए। मतलब पेड़ की छाल है, इसको इतना महीन कर दिए, इतना महीन काट के कर दिए कि उससे ज्यादा महीन नहीं हो सकता है। और इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप, किनके द्वारा? अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप। क्योंकि जेड जॉनसन और एच जॉनसन की जो माइक्रोस्कोप, कितना साल हो गया, 75 साल, तो उनके कुछ कमियां थी और है ना, उसमें कुछ ज्यादा, मतलब कि रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा, है ना, उन्नत की जरूरत पड़ा। तो माइक्रोस्कोप यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा अपने माइक्रोस्कोप के निर्माण के से इस कॉर्क को देखा। किसको देखा? इस पेड़ की छाल को देखा। तो क्या देखा? मधुमक्खी, मधुमक्खी की छत्ते जैसा दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया? जब रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कैसे की?
एक कॉर्क यानी पेड़ की छाल को तेज चाकू से इतना काटते हुए महीन कर दिया कि अब वो है ना काटने लायक नहीं था। उसके बाद अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखें तो कैसा दिखाई दिया? मधुमक्खी की छत ना, ये लड़की सो रही है, तो मधुमक्खी के छत के जैसा दिखाई दिया। इसका मतलब इन्होंने निकाला मधुमक्खी की छत जैसा दिखाई दिया। कोई ऐसा विद्यार्थी है जो मधुमक्खी का छत नहीं देखा है? कोई ऐसा बहादुर है जो मधुमक्खी के अभी तक छत नहीं देखे? कोई है ऐसा बहादुर? क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इनको प्रकृति से है ना मतलब ही नहीं। तो मधुमक्खी के जो छते हैं दिखाई दिया इस टाइप का, और इन्होंने यानी रॉबर्ट हुक ने जैसे देखे कि मधुमक्खी की छते जैसा है, इन्होंने नाम रख दिया क्या? सेल। क्या नाम रख दिया? सेल नाम रख दिया। अब सेल नाम, अब आप पूछोगे कि सेल नाम क्यों रखा? बहुत सा तो नाम है नहीं, डिक्शनरी में देखा जाए, डिक्शनरी में ढेर सारा नाम है, ढेर सारा अर्थ निकलता है, तो आखिर सेल ही नाम क्यों रखा? इसके पीछे भी लॉजिक है। तो रॉबर्ट हुक ने सेल इसलिए नाम रखे हैं कि सेल एक लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द, मतलब अंग्रेज शब्द। ऐसे किताबों तो बहुत सा ग्रीक शब्द में निर्माण हुआ। कौन शब्द में? ग्रीक शब्द, यूनान, एथेंस, जहां सिकंदर का देश है, नाम सुना होगा। तो वो अलग है, और ये जो है लैटिन शब्द है। बहुत सा जो किताबों में अधिकांश छपा हुआ रहता है ग्रीक शब्द में, यानी यूनान शब्द, एथेंस, जहां सिकंदर का देश है। और ये जो शब्द है लैटिन शब्द, सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? छोटे कमरा। इसका अर्थ क्या होता है? छोटे कमरा। इसका अर्थ क्या है? छोटे कमरा। इसका अर्थ क्या है? छोटा कमरा। देखोगे मधुमक्खी की छते तो एकदम एक है ना कमरे जैसा दिखाई देता है, छोटे छोटे कमरा जैसा। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने नाम क्या रख दिया? सेल। तो रॉबर्ट हुक के बारे में कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम लोग। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल की खोज की। तो सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। बोलने से याद होता है, ध्यान देना, बोलने से क्या होता है? याद होता है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या चीज की खोज किया था? कब? उसके बाद खोजने का प्रोसेस क्या था? तो कॉर्क लिया, यानी पेड़ की छाल, है ना, इसे प्रोसेस तो बता दिए है ना। और जब माइक्रोस्कोप से देखा मधुमक्खी की छत जैसा दिखाई दिया, तो उसका नाम क्या रख दिया? सेल। और सेल का लैटिन शब्द में क्या कहते हैं? छोटा कमरा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब एक और वैज्ञानिक को, अभी हम लोग वैज्ञानिक की दुनिया में चल रहे हैं, ठीक है? बस 5 मिनट और, है ना। तो अब ध्यान देना है, यानी कि 1683, 1683। तो उस वैज्ञानिक का नाम है लिवेन हॉक।
ध्यान देना इस बात को, हॉलैंड का ये साइंटिस्ट थे, बहुत महान वैज्ञानिक। लिवेन हॉक, ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कहां के थे? हॉलैंड के। और इन्होंने कंपाउंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की। किसकी खोज की? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्म सूक्ष्म आगे चल के पढ़ाएंगे। लीवन हॉक ने बैक्टीरिया की ही खोज की। ठीक है, आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग सेल चल रहे हैं तो सेल में चलेंगे। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की खोज की, और यौगिक सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस जुड़े होते हैं, एक आई लेंस, एक ऑब्जेक्ट लेंस। आई लेंस का मतलब नेत्रिका, और ऑब्जेक्ट लेंस का मतलब अभिदृश्य। यानी कहने का मतलब फिजिक्स का बातें हैं। तो हमेशा याद रखना, कंपाउंड यौगिक में कितने लेंस होते हैं? दो लेंस। कौन कौन? एक आई लेंस होते हैं, एक आई लेंस होते हैं, एक आई लेंस होते हैं, और एक ऑब्जेक्ट लेंस होते हैं। यानी कि नेत्रिका और अभिदृश्यक। इनके बारे में ये जो पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि जो है 1675 में ही बन के तैयार था। लेकिन लीवन हॉक ने प्रकाशित कब किए? 1683। यानी कहने का मतलब 8 साल। 8 साल पहले लीवन हॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पृष्ठभूमि को स्थापित किए थे, लेकिन प्रकाशित कब किए? यहां तक कोई दिक्कत? और लीवन हॉक ने ये बताए कि सेल कई प्रकार के, कई आकार में होते हैं। गोलाकार भी होते हैं, आयताकार भी होते हैं, वर्गाकार भी होते हैं। कोई एक आकार हमने मान लिया। सेल के बारे में ध्यान देना, 5 मिनट और। तो ये सेल है, गोलाकार सेल मान लिया हमने। अब यहां प्रश्न उठता है कि लीवन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था, और रॉबर्ट हॉक ने किस कोशिका खोज किया था? मृत कोशिका। ये दोनों प्रश्न ध्यान देना है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या खोज किया था? मृत कोशिका। और लीवन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि मृत कोशिका और जीवित कोशिका क्या है? कैसे पता चलेगा कि जीवित है और कैसे पता चलेगा कि ये मृत है? तो यहां ध्यान देना इस बात को कि कोशिका में जो द्रव पदार्थ, यानी क्या? लिक्विड टाइप मैटर मीन्स पदार्थ, यानी द्रव पदार्थ। कौन पदार्थ? द्रव पदार्थ। यदि कोशिका में द्रव पदार्थ क्या है? सूखा है। क्या है? सूखा है। तो उसको क्या कहेंगे? मृत कोशिका कहेंगे। क्लियर? और यदि कोशिका के द्रव पदार्थ उपस्थित है, क्या है? प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहेंगे? जीवित कोशिका। क्लियर? अब स्ट्रॉन्ग कौन होता है? मृत कोशिका की जीवित? मृत कोशिका अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। नाखून क्या है? मृत कोशिका। कितना स्ट्रॉन्ग है? इसी के अकॉर्डिंग दूसरा देखा जाए अंग,
है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। कौन कोशिका की? जीवित कोशिका। अब एक चीज समझ में आ गया ना कि मृत कोशिका क्या होता है, जीवित कोशिका क्या होता है। तो कोई भी कोशिका है, कोशिका के अंदर यदि द्रव पदार्थ सूखा है तो उसको मृत कोशिका कहते हैं, और यदि कोशिका में द्रव पदार्थ उपस्थित है उसको क्या कहेंगे? जीवित कोशिका। क्लियर? यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है क्या? तो हम लोग फिर आगे मिलते हैं क्या? ठीक है, धन्यवाद।